हम सबके लाइफ में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो किसी भी चीज़ का जुगाड़ करके दे सकता है क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है। अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लौंडा है। वैसे मेरे पास ऐसा कोई दोस्त है तो नहीं, बट तुम लोग लकी हो क्योंकि पूरे साइंस के अंदर में इकलौता चैप्टर जो कि तुम्हें बिना पढ़े ही अच्छा खासा मार्क्स दे सकता है वो है ये चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। तो यार बिना किसी देरी के बहती गंगा में हाथ धो दो यार। तो क्या समझे यार इस चैप्टर में सबसे पहले एनवायरनमेंट क्या है। हाँ चलो, एनवायरनमेंट क्या है यार, जो भी हमारे आसपास है वही तो है एनवायरनमेंट। जैसे कुछ चूतिया लोग जो कि तुम्हें भरे भरे मिलेंगे, और फिर मेरी बगल वाली आंटी जो कि बहुत ही हॉट हाँ है तो है। उसके बाद पुलिस अंकल का कुत्ता जो कि बस मुझे ही देख के भौंकता है, पता नहीं क्यों। अब मैंने ये जो एग्जांपल्स बताया ना तुम्हें, ये सारी चीज़ें तो मिलके बनते हैं एनवायरनमेंट। क्या मस्त एनवायरनमेंट है ना मेरा। ये जो मैंने तुम्हें 3 एग्जांपल्स बताया ये तीनों है बायोटिक कह लो या लिविंग बींग्स के एग्जांपल। और इन्वायरमेंट के अंदर में बायोटिक और एबायोटिक 2 तरह की चीज़ें या फिर कंपोनेंट पाया जाता है। तो बायोटिक का एग्जांपल तो तुम्हें मैंने बता दिया। एबायोटिक यानी जिसके अंदर में फीलिंग्स ना हो, जैसे कि मेरा फ़ोन, मेरा कंप्यूटर और मेरा टूटा हुआ दिल। इन तीनों के पास ये अब फीलिंग्स नहीं रहा, तो ये है एबायोटिक। वैसे अगर तुम्हें मेरा एग्जांपल पसंद नहीं आया तो नीचे दिया हुआ ये एग्जांपल्स को भी तुम लिख सकते हो। हाँ आगे बढ़ते हो। तो यार देखो मैंने क्या बताया, एनवायरनमेंट के अंदर में बायोटिक और एबायोटिक चीज़ें रहते हैं। अब जब ये बायोटिक और एबायोटिक चीज़ें इंटरेक्ट करते हैं ना, तब एक चीज़ बनता है जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। हाँ तो तुम सोचोगे ये इंटरेक्शन ये क्या होता है और करते क्यों इंटरेक्शन। देखो यार, जो हम बायोटिक लोग होते हैं ना, जो लिविंग, ठीक है, हमें यार अपने सर्वाइवल के लिए खाना चाहिए होता है। चाहे प्लांट हो जिसे सनलाइट से अपना खाना पकाना होता है, और हमें पानी चाहिए होता है, और फिर तो बिरयानी मटन तो चाहिए होता ही है। तो यार हम ना अपने सर्वाइवल के लिए एबायोटिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इसी इंटरेक्शन से बनता है एक इकोसिस्टम। और एग्जांपल्स यार फॉरेस्ट, पोंड, लेक, हाँ तो यही तो एग्जांपल्स। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम। देखो 2 तरीके का होता है ये। अगर कोई इकोसिस्टम नेचुरली ही बना हुआ है तो उसे कहते हैं हम नेचुरल इकोसिस्टम। और वहीं पे अगर कोई इकोसिस्टम को हमने बनाया है ना, दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे यार देखो, नेचुरल का तो तुम्हें पता ही है। आर्टिफिशियल मान लो एक्वेरियम में हमने मछली पाल रखा है तो उसे हमने खुद आर्टिफिशियली डिज़ाइन किया है। इसके अलावा गार्डन और क्रॉप फील्ड ये भी एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। फिर बात करते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर में क्या चीज़ें पाया जाता है। वही चीज़ें जो एनवायरनमेंट के अंदर में होता है। एक बायोटिक जिसके अंदर में फीलिंग्स होता है, और एबायोटिक जिसके अंदर में फीलिंग्स नहीं होता है। जैसे मेरा टूटा हुआ दिल यार, बिल्कुल फीलिंग्स नहीं है उसके अंदर में। तो यार एबायोटिक के अंदर में पढ़ने लायक कोई चीज़ तो है नहीं हमारे पास। हाँ बायोटिक के अंदर में है 3 चीज़ें हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर ना अपना खाना पकाते हैं सनलाइट के हेल्प से। तुम्हें पता है वो क्या प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। और फिर जो हम कंज्यूमर्स है ना, हम यार खाना पका नहीं सकते तो हम क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये कंज्यूमर भी 4 तरीके का होता है। हार्बीवोरस जो कि सिर्फ घास फूस खाते हैं, कार्निवोरस जो कि मटन बिरयानी खाते हैं। मजाक कर रहा हूँ यार, मटन बिरयानी नहीं खाता है कुछ भी यार, मतलब बिग फैन हूँ मैं मटन बिरयानी का, तो हमेशा यही कहते रहता हूँ। हाँ बट कार्निवोरस मीट खाता है और ओमनिवोरस दोनों चीज़ें खाता है क्योंकि वो बुक्कर होते हैं। क्यों मत पूछना। और फिर पैरासाइट। अब ये ना पैरासाइट यार किसी दूसरे के ऊपर रह के उसे ही चूस रहा होता है। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारे लाइफ का पैरासाइट कौन है जो तुम्हारे साथ रह के ही तुम्हें ही बर्बाद कर रहा है। कमेंट सेक्शन तुम लोगों के लिए नाम और गाली दोनों दिल से देना, क्योंकि कहते हैं यार दिल से दी हुई दुआ और गाली ना जाके सही जगह लगता है। हाँ तो तुम समझ गए। फिर बात करते हैं डिकम्पोजर्स का। तो देखो एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए और ये जो इकोसिस्टम है इसे बैलेंस रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोई है ना, तो है डिकम्पोजर्स। इसके बिना तो यार लाइफ अधूरी है यार। जैसे क्या यार, जैसे अब उसके बिना मेरी लाइफ अधूरी है। हाँ तो यार बकवास छोड़ते हैं और डिकम्पोजर्स का बात देखते हैं।
हाँ, रोल ऑफ डिकम्पोजर्स। पहला चीज़ देखो, डिकम्पोजर्स एज ए क्लीनिंग एजेंट काम करता है, यानी कि कोई भी गंदगी हो उसे साफ करने का काम किसका है? डिकम्पोजर्स का। दूसरी चीज़, अब जब चीज़ों को क्लीन करता है ना, तो चीज़ों के अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना, उसे वापस ज़मीन पे भेज देता है। ये कितना सही काम करता है, जिससे कि ज़मीन का फर्टिलिटी भी बना रहता है और इन्वायरमेंट क्लीन भी रहता है। तो हम जब इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, हमने देखा कि इंटरेक्शन करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए हम, यानी कि हमें कुछ चाहिए होता है, किसी को मटन चाहिए होता है, किसी को चिकन चाहिए होता है, और किसी को तो कच्चा मीठी चाहिए होता है, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है। मतलब उन्हें बस कह दो ना, भाई साहब भूख नहीं है तो मैं नहीं, अभी मूड नहीं है, बाद में खा लूँगा। मतलब यही होता है उनका। कुछ दोस्तों मेरे ऐसे हैं जो कि यार जिन्हें भूख ही नहीं लगता कभी। मुझे लगता है कि खाना तो वो बस फॉर्मेलिटी के लिए खाते हैं, वो तो हवा से ही जिंदा रह लेंगे। बट यार कहाँ उधर चल रहे हैं हम, तो फूड चेन के बारे में पढ़ रहे थे ना। हाँ, तो देखो, तुम्हें पता है हमारे सर्वाइवल के लिए हमें खाना चाहिए होता है। क्यों यार? क्योंकि उससे मिलता है हमें एनर्जी। ओके, तो देखो फूड चेन के अंदर में क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो उससे एक फूड एनर्जी मिलता है। ये फूड एनर्जी ऑर्गेनिजम्स एक के बाद दूसरे के अंदर पे जाता है, दूसरे के बाद तीसरे के अंदर में जाता है। इसी चीज़ को कहते हैं हम फूड चेन। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, ठीक है? जैसे देखो, ये जो प्लांट है, इसने कहाँ से अपना खाना वाना पकाया होगा, एनर्जी कहाँ से लिया होगा? सन से, आई गेस। हाँ, उसके बाद देखो, इसने तो एनर्जी ले लिया बिंदास, फिर इसे खाया किसने? इसे खाया ग्रास होपर ने, तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया। फिर इस ग्रास होपर को खाया बर्ड, तो एनर्जी फिर इससे किस पे ट्रांसफ़र हुआ? बर्ड पे हुआ। फिर इस बर्ड को खाया स्नेक ने, तो बर्ड का एनर्जी किस पे ट्रांसफ़र हुआ? स्नेक पे। फिर स्नेक को खाया उल्लू ने, तो एनर्जी चला गया फिर उल्लू के पास। देख रहे हो कैसे फूड एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ। और तुमने ये तो सुना ही होगा कि एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट हाँ, हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो यही कॉन्सेप्ट है फूड चेन का। और अगर तुमने यही पे ध्यान दिया हो, एनर्जी अलग अलग लेवल पे ट्रांसफ़र हो रहा है। इन सारे लेवल को कंबाइनली कहते हैं हम ट्रॉपिक लेवल। इसे आसानी से समझने के लिए इस चार्ट को देखते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। बस एक चीज़ समझ लो, तो नॉर्मली क्या होता है, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर में 4 ट्रॉपिक लेवल होता है। लेवल 1 पे प्रोड्यूसर होता है, जो सनलाइट से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर पे, ठीक है, और इसीलिए इन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। फिर है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर पता है तुम्हें, कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करता, ये दूसरों से कंज्यूम करता है। तो कंज्यूमर 3 तरीके होते हैं। पहला होता है प्राइमरी कंज्यूमर, जो घास फूस खाते हैं ना, वो होता है प्राइमरी कंज्यूमर। फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं उसे हम कहते हैं टर्सरी कंज्यूमर। तो तुम यहाँ समझ गए होगे चार्ट देखते हुए कि घास को खाया पहले खरगोश ने, जो कि है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उस खरगोश को खाया सांप ने, जो कि है सेकेंडरी कंज्यूमर, और उस सांप को खाया फिर ईगल ने, जो कि है टर्सरी कंज्यूमर, और फिर इन सब को डिकम्पोज किया डिकम्पोजर ने। तो ये है एक ट्रॉपिक लेवल। डिकम्पोजर्स को ध्यान मत देना, ट्रॉपिक लेवल में बस ये 4 चीज़ें हैं, 4 लेवल्स। तो नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि ट्रॉपिक लेवल 4 ही होता है। नंबर 1 पे प्रोड्यूसर, फिर तो पता ही है तुम्हें आगे। अब बात करते हैं फूड वेब का, क्या होता है ये। जैसे देखो, हमने पढ़ा है वेब क्या होता है, वेबसाइट www.com। हाँ, क्या होता है, ग्लोबली चीज़ों को इंटरकनेक्ट कर देता है, करता है। मैं देखो कहाँ बैठा हो और तुम कहाँ बैठे हो, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तुम। क्यों यार? अक्सर मैं ये कहता हूँ, इंटरनेट की वजह से। और ये क्या है, एक वेब है जो कि हम सबको इंटरकनेक्ट करके बैठा हुआ है। तो फूड्स के साथ भी ना ऐसा ही है। देखो फूड चेन में क्या होता है, एक सीरियल लाइन पे होता है, हाँ इसे ये खाएगा, इसे ये खाएगा, इसे ये खाएगा। बट फूड वेब में ना हम लोगों के पास ऑप्शन होता है, मुझे ये नहीं खाना तो मुझे ये खाना है। बेस्ट एग्जांपल तो मेरा सुन लो। बीइंग ए बंगाली, हम मछली बहुत खाते हैं, पता है सबको, बट मैं ना मछली पसंद नहीं करता। तो क्या मैं मर जाऊँ? सोसाइटी में तो अपना इज्जत है नहीं इस चीज़ की वजह से, बट हाँ मुझे पसंद नहीं है तो नहीं है बस। तो मेरे पास अलग ऑप्शन है। ऐसा तो है नहीं कि मैं मछली नहीं खाऊंगा तो मर ही जाऊंगा। मेरे पास अलग ऑप्शन है, मैं मटन खा सकता हूँ, मैं चिकन खा सकता हूँ, मैं पनीर खा सकता हूँ, मैं और भी कई सारी चीज़ें खा सकता हूँ जो मुझे पसंद है। तो यही तो है फूड वेब।
जैसे अगर तुम्हें बोरिंग से एग्जांपल से समझना है तो उससे ही समझा देता हूँ। जैसे देखो यार, ग्रास खाया इन लोगों ने, फिर इन लोगों को खाया इन तीनों ने, बट देखो इनके पास ऑप्शन है। जैसे फॉक्स का एग्जांपल बताओ तो फॉक्स ना रैबिट को भी खा सकता है और चूहे को भी खा सकता है, बट पता नहीं फॉक्स चूहे को क्यों खाएगा। हाँ, मजबूरी में खाएगा, ऑब्वियस सा बात है, मजबूरी में लोग कुछ भी करते हैं। तो यही है। फिर बात करते हैं एनर्जी फ्लो का। तो ये जो हो रहा है ना, अभी जो हमने पढ़ा फूड वेव, फूड चेन, यहाँ क्या हो रहा था, एनर्जी तो फ्लो कर रहा था ना, कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कर रहा था, गुड। तो देखो अब एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि एनर्जी कैसे फ्लो होता है। सबसे पहले बताया तो मैं, ये जो ऑटोट्रॉपिक यानी कि प्लांट्स जो होते हैं ना, ये एनर्जी को कैप्चर करते हैं सनलाइट एनर्जी के फॉर्म में, और इसे कन्वर्ट करता है फिर केमिकल एनर्जी पे। कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये जो प्रोसेस है इसे कहता है प्रोटोसिंथेसिस। ये तुम बचपन में ही पढ़ते आए हो, सबको पता है ये चीज़। तो अब इसने इसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और अपने अंदर रखा। अब इन्हें जो खाएगा ना, इसे वो एनर्जी मिल जाएगा, और इन्हें डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स खाता है, तुम्हें पता है, प्राइमरी खाएगा, फिर उसे सेकेंडरी खाएगा, फिर सेकेंडरी को टर्शरी खाएगा। तो एनर्जी, जैसे कि इस चार्ट से तुम देख ही रहे हो कि नीचे से ऊपर जाएगा एनर्जी, और इसी को कहते हैं एनर्जी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ में एक कॉन्सेप्ट है, बट अगर तुम ध्यान से इस चार्ट में भी देखो तो 10% रूल सुना है तुमने इसके बारे में। हाँ, एनर्जी ना 10% रूल के हिसाब से ही फ्लो करता है, बहता है। अब ये 10% रूल है क्या, देखते हैं। तो ये 10% रूल ये कहता है कि जब भी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगा तो वो सिर्फ 10% एनर्जी ही लेके जाएगा। बाकी जो 90% एनर्जी है वो उस लेवल पे जो इंसान उसे कंज्यूम करेगा, उसके डाइजेशन में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, वो 90% एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा, या फिर कह लो वेस्ट हो जाएगा। बस 10% एनर्जी ही दूसरे टॉपिक लेवल पे पहुंच पाएगा। यही है 10% लो। बहुत ही आसान था। इस चार्ट के साथ भी तुम समझ सकते हो अगर तुम्हें मैथमेटिकली समझना है। ये है प्लांट्स, गाजर। हाँ, तो इसने सनलाइट से बनाया 100 किलो कैलोरीज। अब इसे जब खाएगा ना रैबिट, तो उसे कितना मिलेगा पता है, ओनली 10%। कितना मिलेगा उसे मिलेगा 100 किलो कैलोरीज। अब इस रैबिट को जो फॉक्स खाएगा ना, तो उसे कितना मिलेगा, उसे मिलेगा बस इसका 10%, जो कि बनता है कितना, 10 किलो कैलोरीज। हाँ, और अगर कोई इस फॉक्स को खाएगा ना, तो उसे कितना मिलेगा, 1 किलो कैलोरीज। 1 किलो कैलोरीज के लिए इसे कोई खाएगा ही कौन, बेकार है ये, छोड़ो यार। तुम बस 10% लो, समझ गए, बहुत है। अब एक कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, या फिर इसे कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। क्या है ये, देखो मैंने क्या बताया तुम्हें, प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, मतलब उनके पास केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ही फूड एनर्जी जो स्टोर रहता है, और जब इसे कंज्यूमर्स खाते हैं तो ये एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होता है। इतना बताया तुम्हें। अब देखो, कुछ केमिकल एनर्जी टॉक्सिक होता है, जैसे कि एक केमिकल है DDT, जिसका इस्तेमाल किया जाता है फार्मिंग में। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, देखो फार्मिंग में बहुत ज़्यादा बकवास सा कीड़ा होता है जो कि उस फार्मिंग को बर्बाद कर सकता है। तो वो कीड़े से बचाने के लिए इस DDT का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि फसल अच्छी तरीके से हो। बट ये चीज़ें ना हमारे लिए सही नहीं होता। तो ये जो टॉक्सिक केमिकल है, ये जो हमारे अंदर कंज्यूम होता है ना, इसी को कहता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन यानी कि ये जो अमाउंट है ना, ये बढ़ के आता है। बढ़ के इन द सेंस क्या, तब देखो, अगर किसी एनिमल ने ये DDT वाला प्लांट्स को खाया, फिर उसे हमने खाया, तो हमारे अंदर में उस एनिमल से ज़्यादा अमाउंट ऑफ DDT प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि देखो उस बकरी ने सिर्फ कुछ प्लांट्स को खाया होगा, बट हमने सिर्फ एक बकरी नहीं खाया, हमने कई सारे बकरियां खाया है। तो उन सारे बकरी के अंदर में जितना भी टॉक्सिक केमिकल था वो सब हमारे अंदर में आ रहा है। और क्योंकि ह्यूमन जो होता है वो ट्रॉपिक लेवल के अंदर में सबसे ऊपर होता है, तो इसके वजह से सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक केमिकल जो कंज्यूम करता है ना, वो हम ही है। क्योंकि अलग अलग लेवल पे जैसे ऊपर जाओगे तो ये टॉक्सिफिकेशन बढ़ने लगता है।
जैसे तुम इस एग्जाम्पल के साथ भी समझ सकते हो, ये जो गाजर है इसके अंदर में मान लो कि डीडीटी प्रेजेंट है, तो इन्हें जब रैबिट्स खाएगा तो इनके अंदर में ये डीडीटी पाया जाएगा, बट इनके अंदर में कम पाया जाएगा मुकाबले ये जो फॉक्स है उसके। क्यों? देखो क्यों इसके अंदर में ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि देखो इसने एक रैबिट को नहीं खाया, इसने तीनों को खाया, तो तीनों को खाया तो तीन, ऐसे समझो यार, ऐसे समझो यार, तुमने एक बूंद जहर नहीं पिया, तुमने क्या किया, पूरा बाल्टी उठा के पी लिया, तो जहर का क्वांटिटी तो तेरे अंदर भरेगा ना भाई, समझ रहा है ना तू बात? हाँ, फिर देखो चैप्टर बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो। बात करते हैं हमारे वजह से ना इन्वायरमेंट को क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। दो प्रॉब्लम जो इस चैप्टर के अंदर हमें डिस्कस करना है, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है हमारे वजह से, बट हाँ इस चैप्टर में बस दो ही प्रॉब्लम है। पहला है ओजोन लेयर डिप्लेशन और दूसरा है वेस्ट डिस्पोजल। तो पहले देखते हैं यार ओजोन लेयर है क्या। तो ये ओजोन लेयर क्या है? एक तरीके का गैस है जो कि बनता है 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन से। बहुत आसान था। और ये कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ में है? ये तुम लोगों का टास्क है। गूगल करो और पता करो कि स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ है। कहीं मेरे कबर्ड पे तो नहीं है ना, अलमारी पे? लग रहा है वही होगा। मैं भी पता करता हूँ, ठीक है? तो और तुम लोग भी पता करो, अलमारी पे नहीं जाके यार, गूगल पे। अब ये करता क्या है? वाई वी नीड ओजोन लेयर। देखो हमें ओजोन लेयर इसलिए चाहिए क्योंकि जो सूरज का यूवी रेस होता है ना, जो कि हमारे बदन पे अगर पड़ जाए ना डायरेक्टली, तो इससे हमें स्किन कैंसर तक हो सकता है। इससे हमें प्रोटेक्ट करता है ये ओजोन लेयर। तो इसके वजह से ओजोन लेयर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला देख लो। आता तो नहीं है कभी, बट हाँ समझने के लिए समझ लो। ओजोन लेयर है ना, ये कोई और चीज़ से नहीं बना हुआ, ये यूवी रेस के वजह से ही बना हुआ है। देखो एक केमिकल प्रोसेस से बना हुआ है, ठीक है? क्या होता है, नॉर्मल जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे चारों ओर पाया जाता है, तुम्हें पता है। तो जब यूवी रेस अर्थ के अंदर में एंटर कर रहा होता है ना, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के अंदर में जो एटम्स है, ये 2 एटम्स को ब्रेक कर देता है, अलग अलग कर देता है। जब अलग होता है तो हर एक एटम बहुत ही रिएक्टिव होता है। तो ये एटम जाके दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके O3 बनाता है, और O3 ही तो होता है ओजोन गैस या फिर ओजोन लेयर। समझ गए? चलो अब बात करते हैं कि कैसे ओजोन लेयर डिप्लीट होता है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? तो कहा जाता है कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन में सबसे बड़ा हाथ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। देखो होता क्या है, हम जब कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्पेशली फ्रिजेस में पाया जाता था पहले ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ऐसे प्रोडक्ट जहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है ना, तो वो हवा में जाता है, फिर वो जाता है एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर पे जाने के बाद वो ओजोन लेयर के अंदर में छेद कर देता है, होल कर देता है, जिससे कि ओजोन का जो लेयर है वो पतला हो जाता है, और फिर यहाँ में यूवी रेस आसानी से आता है अर्थ के अंदर में, और इसी को कहते हैं ओजोन होल। क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने क्या किया, ओजोन लेयर के अंदर में एक होल क्रिएट कर दिया। और पता है एक बहुत ही फेमस किस्सा है इसके ऊपर कि अंटार्कटिका में ना एक बहुत ही बड़ा ओजोन होल हो चुका था, और अगर ऐसा ही होता रहा तो कहा जाता था कि ह्यूमन काइंड के लिए तो मुश्किलात हो सकती है, हम शायद ख़त्म ही हो जाते। तो कहा जाता है कि दुनिया में पहली बार किसी एक रीज़न के कारण पूरा दुनिया एक साथ आया, चाहे कोई भी डिफरेंसेस हो, सबको भुलाते हुए लोग एक साथ आया, और इंसानियत के लिए अपने आप के जितने भी डिफरेंसेस है उसे बुलाते हुए इंसानियत को आगे रख के सब ने ये कहा कि चलो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, इसे हम इस्तेमाल करना बंद कर देंगे आज से। और इसके वजह से चीज़ें इम्प्रूव भी हुआ, और जो होल बना था ना अंटार्कटिका पे, वो होल बंद भी हो गया। देख रहे हो? तो अगर हम एक साथ आ जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट क्या करें यार, छोड़ो यार, मैं ये टॉपिक में नहीं जा रहा, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं जो दूसरा प्रॉब्लम हमने क्रिएट किया है, वो है वेस्ट। तो वेस्ट 2 तरीके का होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। जब तुम कोई वेस्ट क्रिएट करते हो जिसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर सकते हैं ना, तो उसे कहेंगे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि
सिंपली बोलूँ तो एनवायरनमेंट में रह के वो डिकम्पोज हो जाएगा। और वहीं पे जब अगर तुम कोई ऐसा वेस्ट क्रिएट कर रहे हो जिसे नेचुरली डिकम्पोज नहीं किया जा सक रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, तो वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और ये चीज़ तो बहुत ही गंदा है यार। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकिल करा जा सकता है, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल को नेचुरली रिसाइकिल नहीं करा जा सकता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यहाँ कुछ रोल ही नहीं होता है। और एग्जाम्पल का बात करूँ तो जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का है फूड, वेजिटेबल, क्लोथ, जूट, पेपर, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर में एक समय के बाद डिकम्पोज हो जाते हैं। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इसे नेचुरली डिकम्पोज नहीं करा जा सकता, जैसे कि प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रेडियो एक्टिव वेस्ट, पेस्टिसाइड्स। तो यही बात है। अब देखो ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, ये इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और मेरा तुम लोगों से भी कहना रहेगा कि कोशिश करना कि ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल कम करना, स्पेशली प्लास्टिक। पता नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो कहा था, स्पेशली मोदी जी ने कहा था कि हम वन टाइम प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं इंडिया में, बट कुछ हुआ ही नहीं यार। बहुत ही हवा चला था, मुझे भी लगा था चलो कुछ तो अच्छा चीज़ होने जा रहा है, बट क्या यार, कुछ तो हुआ ही नहीं। खैर यार, पॉलिटिक्स को दूर रखते हैं, बात करते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है ये बढ़ रहा है। देखो हमारा लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट ज़्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा एटीट्यूड है ना, ये भी कुछ इस तरीके से ही है कि हाँ चलो यार ऐसे ही चीज़ें हम कंज्यूम करेंगे जिसके अंदर में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और ज़्यादा जनरेट होता है। जैसे कि यार हम खाना पसंद करते हैं कुरकुरी, चिप्स, हाँ ज़्यादातर चीज़ हमें प्लास्टिक पे चाहिए होता है क्योंकि वो आसानी से स्टोर रहता है लंबे समय तक। इसी चीज़ की वजह से हम ज़्यादातर नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बट वो चीज़ इन्वायरमेंट के लिए तो सही नहीं है, हमें पता है। फिर जो है पहले समय पे पैकेजिंग कैसा होता था यार, बहुत ही लिमिटेड समय के लिए होता था, इतने लंबे समय के लिए तो हम पैकेजिंग करते ही नहीं थे, अगर तुम आज से 50-70 ईयर्स पहले का बात करो। बट आज के समय पे हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करके चीज़ों को लंबे समय तक पैक कर सकते हैं, बट ये चीज़ अच्छा तो है नहीं क्योंकि वो प्लास्टिक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना। तो फिर यही बात है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रहा है और हम ही क्रिएट कर रहे हैं। चीज़ नहीं करना चाहिए बट हाँ कर रहे। और ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रहा, मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी कर रहे हो। तो आई डोंट नो क्या होगा आगे दुनिया का। खैर यार, अभी तो हमें बस बोर्ड पे फोकस करना है और हो सके तो आगे कुछ करना तुम लोग भी। और मैं क्या करूँगा, मैं आई डोंट नो मैं क्या करूँगा, बट हाँ तो तुम लोग के लिए क्या हमें टास्क ये है कि देखो यार, मैंने इतना कुछ सिखाया तुम्हें कि ये चीज़ें गलत है, गलत है, गलत है, तो तुम इसे सही करने के लिए तुम क्या करना चाहोगे? कैसे तुम ये वेस्ट डिस्पोजल को कम करोगे? कोई मेथड है तुम्हारे पास तो लिख के बताओ मुझे। ऐसा नहीं कि नॉर्मल टास्क दे रहा हो, ठीक है, प्रैक्टिस करो इसे, मुझे भी मत लेना। बाकी ठीक है यार, ख़त्म होता है यहीं पे कहानी हमारा। हाँ, मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वीडियोस आए, साइंस कंप्लीट कर दूँ, फिर थोड़ा बहुत मैथ्स भी देख दूँ और इंग्लिश भी। हाँ देखो मेरा कोशिश रहता है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा आई डोंट नो, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू, लव यू ऑल।